हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पेपर में छपने वाले प्रश्न। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं 2025 की बोर्ड एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इसके अलावा आपको कोई और वीडियो आपको देखना नहीं होगा और न ही आपको हिंदी व्याकरण में इसके अलावा कुछ पढ़ना होगा। यानी अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं हिंदी व्याकरण के विद सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया एग्जाम से पहले तो आप बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो एक बार सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है, और माता रानी के आशीर्वाद से बोर्ड परीक्षा 2025 में सभी बच्चों के हिंदी के पेपर में 95 प्लस आएंगे। यानी हिंदी के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। तो हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में छपने वाले हैं तो वो सभी क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको रिक्त स्थान में दिया गया है कि प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा आपके भाववाचक। यानी प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्वनाम को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद होते हैं। यानी विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और विशेषण का एक भेद है जिसका नाम क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब इस परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद कितने होते हैं यह आपको याद रखना है, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से अगर आपको नाम पूछा जाए एग्जाम में तो एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन दोनों के नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के कोई 2 भेद लिखिए। तो सबसे पहले देखिए विशेषण की परिभाषा आपको बतानी है। तो विशेषण की परिभाषा क्या है आपकी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे नीला आकाश है और छोटी लड़की, ये किसके उदाहरण हैं, ये विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद में है विशेषण के भेद यानी विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपके गुणवाचक विशेषण और सेकंड है आपके परिमाणवाचक विशेषण और इसमें तीसरा है आपके संख्यावाचक विशेषण
और 4 नंबर है इसमें सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यानी बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी के पेपर में व्याकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से आपके पेपर में छपेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ऐसे हम देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी अकर्मक क्रिया की परिभाषा आपको याद रखनी है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्रिया का नाम बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, और उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यह आपके रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसके बाद में रिक्त स्थान क्रिया कहते हैं। तो उसमें आपको क्या लिखना है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विष्णुकांत भजन सुना रहा है। यानी विष्णुकांत है वो भजन सुना रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है और उसकी परिभाषा लिखिए। तो विष्णुकांत भजन सुना रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? आपके सकर्मक क्रिया होगी। और इसकी परिभाषा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोट को जरूर पढ़ें कि प्रश्न संख्या 6 में दी गई परिभाषा ही आपको याद करनी है, क्योंकि विष्णुकांत भजन सुना रहा है इस वाक्य में भी क्रिया कौन सी है आपकी? इसमें भी सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया की परिभाषा आप ये देख सकते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उसकी परिभाषा लिखिए। तो राजेश पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? आपके सकर्मक क्रिया होगी। और इसकी परिभाषा आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि काल के अनुसार क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, और उसको हम उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो देखिए, काल के अनुसार क्रिया है वो आपके 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया है वो एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है और यह लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती है। और काल के अनुसार क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है वर्तमान, और सेकंड है भूतकाल, और तीसरा है आपके भविष्य काल। और इनको हम उदाहरण के द्वारा समझें तो यहाँ पर देखिए, बच्चा पढ़ता है तो इसमें वर्तमान काल होगा, श्याम आएगा तो इसमें भविष्य काल होगा, और कमल ने खाना खाया तो इसमें भूतकाल होगा। तो इसके जो उदाहरण है वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रचलित है? 3 प्रकार के। तो इसका उत्तर क्या होगा? करेक्ट आपके 3 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं तो ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके कृत प्रत्यय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले देखिए, यण संधि इसकी परिभाषा आपको याद करनी है कि जब ई और बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और रे स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और इस परिवर्तन को ही यण संधि कहा जाता है। और इसके उदाहरण है जैसे यदि प्लस अपि।
तो इसका संधि विच्छेद होगा यद्यपि, और प्रति प्लस एक तो इसका होगा प्रत्येक। तो इनमें दोनों शब्दों में आपके यण संधि है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्वंद्व समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो द्वंद्व समास की सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है। तो द्वंद्व समास क्या होता है आपके, कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो तो वहां कौन सा समास होता है आपके, द्वंद्व समास होता है। और जैसे उदाहरण है भाई बहन, माता पिता, रात दिन, तो इनमें कौन सा समास होगा आपके, द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गजानन शब्द है उसमें कौन सा समास है, और निहित समास की विशेषताएं हैं वो भी आपको बतानी है। तो गजानन जो शब्द है उसमें आपके बहुव्रीहि समास होगा। अब बहुव्रीहि समास की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या परिभाषा होती है, कि जिस सामासिक पद में कोई पूर्व या उत्तर पद प्रधान नहीं होता तथा वह पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास है, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो द्विगु और द्वंद्व समास है उसमें आपको अंतर लिखना है। तो जिस समस्त पद का एक अंश संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कि जिस समस्त पद का एक अंश संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जबकि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ओके। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि रंग जमना मुहावरे का अर्थ व वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो रंग जमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धाक जमना। और वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं कि सुरेश के विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अपने गायन से रंग है वो जमा दिया। और इसके अकॉर्डिंग आप और भी वाक्य में प्रयोग है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है आपके कि आसमान सिर पर उठाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हो हल्ला मचाना। और दूसरा है कि औंखले में सिर देना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा जानबूझकर संकट मोल लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना। ओके। और वाक्य में प्रयोग आपको करना है कि पंचायत में ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर विक्रम ने उसकी नाक काट ली। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तेज गति से चलना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, रमेश नौकरी लगते ही हवा से बातें हैं वो करने लगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं कि मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मन में एकाग्रता का अभाव होना। और वाक्य में प्रयोग होगा कि वे लोग कभी भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जिनके मन में चक्री होती है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि चुपड़ी और दो लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इच्छित वस्तु दो गुणी मात्रा में प्राप्त होना। ओके। चुपड़ी और दो लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इच्छित जो वस्तु है वो 2 गुनी मात्रा में प्राप्त होना। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत धीमी गति से चलना। और क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कि छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, छोटे व्यक्ति द्वारा बड़ी बड़ी बातें करना।
और यानी जो अगर आपके 2025 में मुहावरा आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं मुहावरों में से एक पूछा जाएगा, और अगर लोकोक्ति आती है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं लोकोक्ति में से एक आपको पूछी जाएगी। सेकंड है आपके एक के सादे सब जाए, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा मूल कार्य की ओर ही ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है। तो भाई साहब पर देने को कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक ही है, अधजल घगरी छलकत जाए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है आपके कि किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है हिंदी में उपसर्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी कक्षा 10 हिंदी की जो बुक है आपके क्षितिज भाग 2, इसके वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हिंदी व्याकरण के ये सभी क्वेश्चंस आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो हिंदी व्याकरण में आपका एक भी नंबर है वो बोर्ड परीक्षा 2025 में नहीं कटेगा। सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार है वो करना है।